सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय सेमेस्टर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीए द्वितीय सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल की गई विभिन्न विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे बातचीत का विषय हिंदी टंकण और शॉर्टहैंड का सैद्धांतिक पक्ष ये है। इस पर आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। हिंदी टंकण के संबंध में अगर हम बात करें तो टंकण से तात्पर्य लेखन प्रक्रिया से है। कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उस पर हम हिंदी भाषा में किस प्रकार लेखन करें, उस लेखन का तरीका क्या है, उसी को टंकण कहते हैं। अर्थात जो कुछ भी हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पर लिखते हैं हिंदी में, वो हिंदी लेखन की प्रक्रिया हिंदी टंकण कहलाती है। हिंदी लेखन की प्रक्रिया के संदर्भ में हम देखें तो जैसा कि पहले ही क्लास में हमने आपको बताया था कि जितने भी ई संचार से संबंधित, ई तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से संबंधित जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी चीज़ें विकसित की गई हैं, बनाई गई हैं, वो सारी यूरोपियन कंट्री के द्वारा बनाई गई हैं, यूएस के द्वारा बनाई गई हैं। इसलिए अगर हम उनमें लिखने की, पढ़ने की आदि प्रक्रिया को ध्यान में रखें तो वो सारी प्रक्रियाएं अंग्रेजी भाषा में ही संचालित की जाती हैं। अर्थात पहले समय में जब कंप्यूटर का विकास हुआ, इंटरनेट सुलभ हुआ लोगों के लिए, तो उस समय जो कुछ भी लिखा जाता था, जो कुछ भी पढ़ा जाता था, उसका माध्यम अंग्रेजी ही था। लेखन प्रक्रिया अंग्रेजी में ही होती थी, हिंदी में नहीं होती थी, क्योंकि भारत में इसका विकास हुआ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे नेट और कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें वैश्विक होती गई, वैसे ही लेखन प्रक्रिया में हर भाषा का महत्व बढ़ा। हर भाषा को अपने शब्द ईजाद करने पड़े, अपने फॉन्ट ईजाद करने पड़े, जिससे कि वो कंप्यूटर पर अपनी भाषा में चीज़ों को लिख सकें और पढ़ सकें। तो अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में लिखने के लिए पहले से ही जब यहाँ पर कंप्यूटर आया तो हिंदी में लिखने के लिए यहाँ के लोगों ने कुछ फॉन्ट विकसित किए, और वो फॉन्ट हैं कृतिदेव फॉन्ट और चाणक्य, वॉकमैन चाणक्य, ये सारे फॉन्ट हैं जिसके माध्यम से हम हिंदी में लेखन कार्य कर सकते हैं। फॉन्ट का मतलब ये होता है कि क्योंकि सारे कीबोर्ड और सारी चीज़ें अंग्रेजी में थी, तो अंग्रेजी के किसी शब्द को हम हिंदी के किसी शब्द के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि अगर हमको कुर्तीदेव में देखना है तो कुर्तीदेव 10 जो फॉन्ट है उसमें अगर हमको आ लिखना है तो अंग्रेजी का वी टाइप करना पड़ेगा। वी हम टाइप करेंगे और कुर्तीदेव 10 फॉन्ट अगर हमने सेलेक्ट कर रखा है तो अंग्रेजी में वी लिखेगा। अगर हम डी बटन का यूज करते हैं, कुर्तीदेव फॉन्ट का उपयोग करते हुए हिंदी में टाइप करते समय अगर हम कुर्तीदेव 10 फॉन्ट का उपयोग कर रहे हैं और अंग्रेजी में हम डी बटन का यूज करते हैं तो का लिखेगा। अगर हम यू, स्मॉल यू का यूज करते हैं तो ना लिखेगा। तथा कैपिटल एस
का मतलब कि हम जब शिफ्ट और प्लस एल दबाएंगे तब उस समय कैपिटल एल होता है। तो शिफ्ट प्लस एल जब हम दबाएंगे तो दंत सा लिखेगा। इसी तरीके से अगर हम आल्ट प्लस 205 की का उपयोग करते हैं तो टा और टा के नीचे भी आधा टा लगेगा। और आल्ट प्लस 0231 का प्रयोग अगर हम करते हैं तो प्रा लिखा जाएगा। आल्ट प्लस 0190 का प्रयोग करते हैं तो इक्वल बराबर का चिन्ह लगेगा। शिफ्ट प्लस क्यू का उपयोग अगर हम करते हैं कुर्तीदेव फॉन्ट यूज करते वक्त, अगर शिफ्ट प्लस क्यू का उपयोग करते हैं तो फा लिखेगा। शिफ्ट प्लस टी का प्रयोग करते हैं अर्थात कैपिटल टी का अगर प्रयोग करते हैं तो आधा जा, स्मॉल टी का प्रयोग करते हैं तो जा, और कैपिटल जे का प्रयोग करते हैं तो श्री वाला श्रा, और जे का स्मॉल जे का प्रयोग करते हैं तो रा। अगर हम टी का प्रयोग करेंगे, के का प्रयोग करेंगे तो उसमें आ की मात्रा लगेगी। यफ का प्रयोग करेंगे तो उसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी। डब्लू का प्रयोग करेंगे तो बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। तो इस तरीके से कुर्तीदेव फॉन्ट में अंग्रेजी के किन किन अक्षरों को हम अगर यूज करेंगे तो हिंदी के किन किन अक्षर, कौन कौन से अक्षर डिकोड होंगे, इस पर हमने चर्चा डाली। तो इस तरीके से अंग्रेजी कीबोर्ड होते हुए भी हम कुर्तीदेव फॉन्ट का उपयोग करते हुए हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। ये नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। यूनिकोड फॉन्ट के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और यूनिकोड फॉन्ट का मतलब वो होता है, यूनी मतलब यूनिवर्सल और फॉन्ट मतलब पूरे, जो फॉन्ट पूरे विश्व के लिए मतलब प्रयोग किया जाए, पूरे ग्लोबल दुनिया में, पूरे विश्व में एक ही फॉन्ट का जो प्रयोग किया जाता है वो फॉन्ट यूनिकोड कहलाते हैं। इसका विकास बाद में हुआ, लेकिन इससे पहले हिंदी में टाइपिंग के लिए कुर्तीदेव, चाणक्य, वाकमैन चाणक्य ये फॉन्ट होते थे। तो इससे ये होता था कि हम अपने कंप्यूटर पर इन फॉन्ट का उपयोग करते हुए टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती थी कि अगर उस कंटेंट को हम किसी दूसरे डिवाइस पर पढ़ना चाहें, किसी दूसरे कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर अगर हम पढ़ना चाहते हैं, तो अगर उसमें कुर्तीदेव फॉन्ट है तब तो हमको हिंदी में हम पठन कर सकते हैं उसमें। अगर उस डिवाइस में कुर्तीदेव फॉन्ट नहीं है तो हम हिंदी भाषा में पढ़ नहीं सकते हैं उसको, क्योंकि वो सारा का सारा अंग्रेजी अक्षर ही जो हम सिलेक्ट किए हैं वो डिकोड वहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुर्तीदेव फॉन्ट नहीं होगा तो वो डिकोड नहीं हो पाएगा, बल्कि वो जिस अक्षर को हमने सेलेक्ट किया है वही सारे अक्षर दिखाई देंगे। तो ये हो गया हिंदी के फॉन्ट जो कि नॉन यूनिकोड फॉन्ट है, जिनके माध्यम से हम हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, हिंदी में टंकण कार्य कर सकते हैं। इसके बाद में यूनिकोड आता है। यूनिकोड के संबंध में अगर हम बात करें तो यूनिकोड एक ऐसा कोड है जो कि सारे विश्व में प्रचलित है। सभी भाषाओं के जो अक्षर हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार का चिन्ह विकसित किया गया है, जिसको हम किसी लैपटॉप पर, किसी टैबलेट पर कहीं भी हम खोलेंगे, वो कोड डालेंगे तो वही भाषा का चिन्ह आएगा। और हम कहीं भेज रहे हैं किसी के पास, कोई हमको भेज रहा है, हम लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब में जो है उसी भाषा में पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल है। वो ऐसा नहीं है कि हमने अपने कंप्यूटर पर दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट किया है, किसी ने नहीं सेलेक्ट किया है तो वहाँ पर वो नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ी और ये सारी कठिनाइयाँ जो है सामने आई कि जिसके में है कुर्तीदेव या जो भी पर्सनल फॉन्ट है, मतलब वो अगर दूसरे में नहीं है तो नहीं पढ़े जा सकते। जब ये सारी, और दूसरी चीज़ किस किस भाषा के लिए, बहुत सी भाषाएं हैं, उनके लिए कौन कौन से चिन्ह कौन उपयोग करेगा, जब ये सारी चीज़ें आई
तब फिर यूनिकोड विकसित किया गया। इसमें एक स्पेशल नंबर दे दिया जाता है हर भाषा के अक्षरों को, आप उस नंबर को डाल करके और लिख सकते हैं। प्लस जो भी आज के युग में जो भी डिवाइसेस आ रहे हैं उन सारी डिवाइसों में यूनिकोड फॉन्ट का सॉफ्टवेयर पहले से पड़ा होता है, इसलिए हम उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और कहीं भेज सकते हैं। तो हम जिस स्वरूप में उसको भेजना चाहेंगे उसी स्वरूप में वो पहुंचेगा। कुछ यूनिकोड के फॉन्ट हैं हिंदी टाइपिंग में, हिंदी टक्कड़ कार्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। उनमें है मंगल, एरियल यूनिकोड MS, इसके अंतर्गत अपराजिता कोकिला ये आती है, लोहित देवनागरी है, सकल भारती है, संस्कृत 2003, सिद्धांत। ये कुछ फॉन्ट हैं जो कि यूनिकोड फॉन्ट हैं। इन फॉन्ट में हम कुछ भी लिखेंगे, ये हर किसी के डिवाइस में लगभग पाए जाते हैं, कोई ना कोई फॉन्ट इसमें से हर किसी के डिवाइस में पाया जाता है। हम कुछ भी लिखेंगे और कुछ भी भेजेंगे तो उनको उसी रूप में प्राप्त होगा। एक स्पेशल नंबर दे दिया जाता है, जैसे कि यूनिकोड फॉन्ट में 911 से 920 तक, 901 से 910 तक, 911 से 920 देवनागरी लिपि में, 921 से 930, 921 से 940 ऐसे फॉन्ट दिए हुए हैं, जिसमें 911 फॉन्ट का मतलब ए होता है, 921 फॉन्ट का मतलब 921 अगर हम टाइप करते हैं तो ढा टाइप होगा, 931 टाइप करते हैं तो रा टाइप होगा। तो इस प्रकार से एक नंबर दे दिया जाता है। तो हम किसी भी भाषा में हिंदी में हम अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं, टाइप करना चाह रहे हैं, तो हम वो किसी भी भाषा का हो, कोई भी हो, वो इन नंबर्स का यूज करके और टाइप कर सकता है और उसको कहीं भी भेजेगा तो वो उसी रूप में प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो यूनिकोड फॉन्ट है ये यूनिवर्सल फॉन्ट है, ये वैश्विक जगत में किसी भाषा के लिए बनाया गया सर्वमान्य फॉन्ट है जो सभी जगह लागू होता है। यूनिकोड में 16 बिट 8 बिट, पहले 8 बिट का उन्होंने बनाया, उसके बाद 16 बिट का, उसके बाद उन्होंने 32 बिट का बनाया था। इसमें UTF-8, UTF-16, UTF-8 में 256 कैरेक्टर पाए जाते हैं, UTF-16 और UTF-32 ये 3 प्रकार के उन्होंने सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं। अब इसमें टंकण के बाद दिया गया है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड से मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर बोली जा रही है तो उसको हम शॉर्ट भाषा में कैसे लिखें, उसको हम सूक्ष्म तरीके से कैसे लिखें। तो इसका उपयोग विभिन्न जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, CM होते हैं, DM होते हैं, इन लोगों के यहाँ प्रयोग किया जाता है। इनमें क्या होता है कि एक कोई स्टेनोग्राफर ये लोग रखते हैं, उसके बाद वो ये कुछ भी बोल रहे हैं तो क्योंकि अगर इनकी किसी से बातचीत चल रही है, कुछ भी ये सुझाव दे रहे हैं या कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ उतना समय नहीं होता है कि हम उनके शब्दों को हूबहू उतारें और देवनागरी लिपि के अक्षरों में उतारें, क्योंकि देवनागरी लिपि लिखने में थोड़ा सा समय लेती है, मात्रा और पाई तमाम वजहों की वजह से, चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो बोल रहे हैं, हम उनको बीच में रोक भी नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनसे ये कहें कि आप धीरे धीरे बोलिए या कुछ भी। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए शॉर्ट हैंड का विकास किया गया। उसमें एक एक शब्द के लिए एक एक चिन्ह विकसित किया गया और उन चिन्हों को जोड़ करके एक एक शब्द, तो कोई कुछ भी अगर उन्होंने कह दिया कि राम स्कूल जाता है, जैसे उन्होंने बोल दिया, तो उसका एक छोटा सा 2-4 लाइन जो शॉर्ट हैंड सीखा हुआ है उसको 2-4 लाइन खींचनी पड़ेगी, बस उसी से स्पष्ट हो जाता है। जो शॉर्ट हैंड सीखा हुआ समझ लेता है कि इन्होंने ये क्या बोलना चाहते थे और उनको वो अमल में ले आता है।
तो शॉर्ट हैंड इन्हीं सारी चीज़ों के काम आता है। कुछ शॉर्ट हैंड हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो होते हैं। शॉर्ट हैंड के चिन्ह जो थोड़े बहुत हैं वो हम आपको कुछ 2-4 नोट किए हैं, वो हम आपको दिखाकर समझा रहे हैं। नहीं हो पा रहा है क्या? चलिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि इसमें आ नहीं रहा है, कैमरा बैक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम आपको बाद में इसके बारे में बता देंगे। होता यही है कि जैसे मान लीजिए पा लिखना है, अगर शॉर्ट हैंड में हमको पा लिखना है तो पा के लिए हम सीधा खड़ी एक लाइन खींच देंगे, हल्का सा तिरछी खड़ी एक लाइन खींच देंगे, वो पा हो जाएगा। उसके बाद में हमको अगर गा लिखना है तो हमको एक लाइन सीधी खींचना होगा, जो खड़ी नहीं, जो जिस प्रकार से हम लोग जब लिखते हैं हिंदी के शब्द लिखते हैं तो हम पाई जैसे खींचते हैं, उस प्रकार से अगर गा लिखना है तो हमको का लिखना है तो उसी तरीके से पाई खींचनी होगी। माँ लिखना है तो चंद्रमा की तरह हमको गोला कार्य बना देना, अर्ध चंद्र की तरह एक लाइन खींच देनी पड़ेगी। ये कुछ चिन्ह हैं जो कि उन शब्दों को प्रेजेंट करते हैं, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। और अब इसको हम जोड़ कर अगर लिखना है तो जैसे मान लीजिए पग लिखना है, तो पग लिखना है तो हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक तिरछी लाइन मतलब आड़ी लाइन खींच देंगे तो हो जाएगा पग। अगर हमको कमल लिखना है तो पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद अर्धचंद्र की तरह बनाएंगे, सीधी लाइन खींच के अर्धचंद्र की तरह बना के, और ला अगर हमको लिखना है तो ला एक हल्का सा ऐसे तिरछा सा तिरछी सी लाइन एक ऊपर उसी की खींच दी जाती है। ऐसे हमको मान लीजिए चमचम लिखना है तो चमचम में एक पहले सीधी लाइन खींचिए, फिर हल्का सा तिरछी खींचिए, उसके बाद फिर एक सीधी लाइन खींचिए, फिर हल्का सा तिरछी। तो इस तरीके से कहने का मतलब यही है कि लाइन के माध्यम से और छोटे छोटे चिन्हों के माध्यम से हम जो है बड़े बड़े शब्दों को समझ सकते हैं। ये जो है शॉर्ट हैंड होता है, और इसमें बहुत इसकी स्पीड होनी चाहिए, जो 5 मिनट में 100 शब्दों को टाइप कर सके, समझ सके। वो जो है इन सारी परीक्षाओं में जो शॉर्ट हैंडर नियुक्त किए जाते हैं या स्टेनोग्राफर, इसमें तो शॉर्ट हैंड लिखने का एक सांकेतिक माध्यम है। जो भी बड़े लोग विचार व्यक्त करते हैं उनको हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद में स्पीच टू टेक्स्ट आपके इसमें सिलेबस में लगा हुआ है। स्पीच टू टेक्स्ट से ऐसे है कि हम कोई भी चीज़ अगर बोलें नेट प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर, तो वो हमको टेक्स्ट माध्यम में प्रोवाइड कराए, उसका जो आउटपुट निकले वो टेक्स्ट माध्यम में आए। तो इसमें गूगल कीबोर्ड है, इंडिक कीबोर्ड है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग माइक ऑन करके बोलते जा रहे हैं हिंदी में और उधर से टेक्स्ट लिखता जा रहा है। तो स्पीच टू टेक्स्ट मतलब बोलकर हम कुछ हम बोल रहे हैं और उसका रूपांतरण हमें जो आउटपुट उसका प्राप्त हो रहा है वो हमें टेक्स्ट फॉर्म में प्राप्त हो रहा है। तो इसे हम स्पीच टू टेक्स्ट कहते हैं। इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं जिनका प्रयोग करके हम स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। पीपीटी आपके सिलेबस में पीपीटी स्लाइड लगा हुआ है। पीपीटी का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब अपनी चीज़ों को, अपनी बात को बताने के लिए हम तकनीकी माध्यम से उसका एक पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए एक पूरा पीपीटी बनाते हैं और पीपीटी बना करके हम उसको नेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, दिखाते हैं, कक्षाओं में समझाते हैं।
पीपीटी के लिए हमको माइक्रोसॉफ्ट पर जाना होगा पीपीटी बनाने के लिए, और वहाँ MS ऑफिस में जा कर के उसके बाद हमें वहाँ से हम पीपीटी बना सकते हैं। और स्लाइड जो है, स्लाइड वो चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए एक पीपीटी हमने बनाई तो उसमें 10 पेज की पीपीटी बनी, पूरा जो हमारा कंटेंट बना है वो 10 पेज का है, तो इसका मतलब कि इसमें हमने 10 स्लाइड प्रयोग की, 10 स्लाइड का प्रयोग हमने पीपीटी में किया हुआ है। तो ये होता है स्लाइड। और पीपीटी में हम इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, और साथ में हम एनिमेशन है, और साथ साथ हम कंटेंट डालते हैं। डालने के बाद उसमें अपनी वॉइस को भी ऐड करने का ऑप्शन आता है। जो भी पेज हम बनाएं उसमें अपनी वॉइस डाल सकते हैं, उसको समझा सकते हैं अच्छे तरीके से कि ये ऐसे होता है, ऐसे। तो तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं जिससे हम आसानी से लोगों तक अपनी बातों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरीके से पीपीटी का निर्माण किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका जो है फुल फॉर्म है पीपीटी का, और इसमें स्लाइड की सहायता से हम पीपीटी का निर्माण कर सकते हैं तथा अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चीज़ें वही सारी हैं, हमको सॉफ्टवेयर का यूज करके जाना है उसी प्लेटफॉर्म पर, हमको वैसे ही टाइप करनी है। बस जो भी चीज़ हम उसमें इमेज लगाना चाहते हैं, कुछ रिकॉर्ड करके लगाना चाहते हैं, जो कुछ भी हमें ऐड करना है, सारे ऑप्शन वहाँ पर मौजूद रहते हैं। हम उसको ऐड करके और अपनी बातों को रख सकते हैं। पोस्टर मेकिंग का निर्माण भी, पोस्टर भी वैसे ही बनाया जाता है जैसे पीपीटी बनाई जाती है, वही सारे सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं। और जो पीपीटी बनाने का, पोस्टर बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें सर्वप्रथम हम पोस्टर का निर्माण करें तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि पोस्टर निर्माण करते वक्त हमें टाइटल, जो विषय हम लिख रहे हैं, जो भी शीर्षक हमको देना है पोस्टर में, हम उसको देंगे, उस टाइटल का नाम लिखेंगे। दूसरी चीज़, हाइलाइट्स पॉइंट। मान लीजिए हम KR कॉलेज के बारे में कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारा टाइटल KR कॉलेज का जो भी होगा, जिस विभाग के विषय में हम बना रहे हैं, उसके बाद हाइलाइटेड पॉइंट्स, मतलब कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टर बनाया ही जाता है सामने वाले को प्रभावित करने के लिए, तो उन पॉइंट्स को हम डालेंगे। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, मतलब कहाँ से वो इशू हो रहा है, अथेंटिसिटी, उसको हम डालेंगे। उसके बाद में सिंबल, मान लीजिए किसी भी, जैसे ये हमको पोस्टर इशू हो रहा है KR कॉलेज से, तो हम कुछ अथेंटिक चीज़ें डालेंगे उसके बारे में, जिससे कि ये शो हो कि हाँ यहीं से हो रहा है। नहीं तो पोस्टर आपका उतना असरदार नहीं होगा, अगर वैध नहीं होगा तो वो ये नहीं प्रदर्शित करेगा, फर्जी पोस्टर की तरह लगेगा, तो वो उतना सटीक काम नहीं करेगा। सिंबल, जैसे मान लीजिए हम विद्या के क्षेत्र में या कुछ कर रहे हैं, तो हम जो है दीप जलते हुए उसका स्लोगन लगा सकते हैं। या यूनिवर्सिटी का कोई पोस्टर हम छपवा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी का, तो उस यूनिवर्सिटी का जो लोगो है उसको हम लगा सकते हैं। उसके बाद जिस भी विषय से संबंधित हम पोस्टर छपवा रहे हों, उससे संबंधित स्लोगन्स हम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हेल्थ से संबंधित है, हेल्थ इज वेल्थ, अगर वाटर से संबंधित है तो जल ही जीवन है, विद्या से है, विद्या ददाति विनयाति अर्थपात्रता। मतलब तरह तरह की चीज़ें हम, जो तरह तरह के अच्छे वाक्य हैं, जो अच्छे स्लोगन हैं, वो हम यूज करके पोस्टर को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम उन्हीं चीज़ों का उपयोग करते हुए, सॉफ्टवेयर वही लगभग सारे रहते हैं, क्योंकि लिखना ही रहता है हमें, तो उन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम पोस्टर का भी निर्माण कर सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों का हमको इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी माइनर चीज़ें हैं, कौन सी मेजर चीज़ें हैं, किसका प्रयोग हमें पहले करना चाहिए, किसका प्रयोग हमें
बाद में करना चाहिए। तो आज के इस जो 8वीं यूनिट है, इसके विषय में हिंदी टंकण और शॉर्टहैंड का सैद्धांतिक पक्ष। इसमें हिंदी टंकण के अंतर्गत हमने नॉन यूनिकोडेड फॉन्ट जो हिंदी टंकण में प्रयुक्त होते हैं तथा यूनिकोड फॉन्ट जो हिंदी टंकण में प्रयुक्त होते हैं, साथ ही शॉर्टहैंड क्या होता है, स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी क्या है, पीपीटी क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, पीपीटी और स्लाइड का निर्माण कैसे होता है, पोस्टर मेकिंग, पोस्टर कैसे बनाया जाता है, इन सारे विषयों पर हमने आज चर्चा की है। और इंटरनेट से संबंधित लगभग सारी बातों पर हमने जो हमें जो यूनिट मिली है उस पर मैंने दो यूनिट में जितने भी तकनीकी शिक्षा से ई शिक्षा से संबंधित जितने भी बिंदु उसमें सम्मिलित किए गए थे सभी विषयों पर हमने बिंदुवार चर्चा कर ली है। और अब आगे की क्लास में हम साहित्य शोध के चरण और शोध के प्रकार और साहित्यिक शोध, ये जो आपका टॉपिक बच रहा है, इस पर आगे की कक्षा में हम आपसे बातचीत करेंगे। सारे जितने भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बातचीत की हैं, उससे संदर्भित जो भी नोट्स हैं टेक्स्ट फॉर्म में, वो भी मैंने आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दिए हैं। आप वहाँ से भी देख सकते हैं और लेक्चर भी सुन के समझ सकते हैं। बाकी किसी भी समस्या के लिए जब हम क्लास में भौतिक रूप से उपस्थित रहेंगे तो उस पर बातचीत हो जाएगी। आप सभी ने इन सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें जो मैंने आज डिस्कस की हैं, ये आप सभी बहुत धैर्यवान तरीके से सुनिए, आपको लाभ पहुंचाएगी। और आगे हम साहित्यिक शोध और शोध के प्रकार पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।